हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक के साथ, कंटेम्प्रेरी टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही क्या है, रिलेवेंट भी है और साथ में बहुत शॉकिंग भी है। शॉकिंग इस कंटेक्स्ट में है क्योंकि आज का जो न्यूज़ है हमारा वो है शेख हसीना। यहाँ देखेंगे कि न्यूज़ हम लोग आज कौन सा कवर करने वाले हैं। शेख हसीना सेंटेंस टू डेथ, व्हाट हैपेंड नाउ। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम रह चुकी हैं, तो उन्हें जो है वहाँ की जो है वहाँ पर उन्हें मौत की सज़ा दी गई है, डेथ सेंटेंस मिला। और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया और बहुत ज़्यादा ये शॉकिंग न्यूज़ रहा कि किसी देश के सर्वोच्च, अगर हम लोग बात करें वहाँ पे कि जो नेतृत्व करता है, अगर उन्हें ये अगर मिला है डेथ सेंटेंस, तो आखिरकार क्या वजह रहा, आखिरकार क्या रीज़न रहा है और क्या क्या हो सकता है। तो आज इन्हीं सारे डायमेंशंस पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो लेकिन सबसे पहले इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि में आप सबको बता देना चाहती हूँ कि शेख हसीना डेथ सेंटेंस, व्हाट हैपेंड नाउ, यानी अब क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। शेख हसीना जो है, इनके संदर्भ में अगर कहा जाए, और ये पूरा मामला है कब का, देखिए ये पूरा मामला है पिछले साल दो जो जुलाई अगस्त की बात करेंगे 2024 के मामले में शेख हसीना को दोषी पाया गया है। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल, जैसा कि आजकल क्या इधर इधर एशियन कंट्रीज़ में, चाहे वो नेपाल हो, लेकिन शुरुआत हम देखेंगे कि बांग्लादेश से ही देखने को मिला हमें कि वहाँ पर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों ने क्या किया, वहाँ पर प्रोटेस्ट किया और उन्हीं ने क्या किया, वहाँ पर तख्ता पलट किया। तो हालांकि जब प्रोटेस्ट किया तो उस समय पर शेख हसीना वहाँ पे क्या थी, वहाँ पीएम थी, और उस दौरान उनके द्वारा लिए गए जो एक्शन है, उस एक्शन को मानवाधिकार के हनन के रूप में माना गया है। उस एक्शन को, इनके द्वारा लिए गए जो निर्णय थे, इनके द्वारा जिस तरह से आदेश दिए गए, उसे जो है पूरी तरह से क्या किया गया है, माना गया कि ये फेयर नहीं था। और इन्होंने ये नहीं ये समझ पाई कि ह्यूमंस को जो है इस तरह से नहीं किया जा सकता है, उन्हें इस तरह से सज़ा नहीं दी जा सकती है। इस वजह से शेख हसीना जो है, इस बार क्या हुआ है कि इन्हें यहाँ पर जो इंटरनेशनल, जो हम लोग देखेंगे यहाँ का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उसके द्वारा शेख हसीना को आरोपी पाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पूरा न्यूज़ क्या है। The political landscape of Bangladesh has been shaken by a historic verdict delivered by the International Crime Tribunal. Former Prime Minister Sheikh Hasina, ousted after a massive student uprising that led to the fall of her government, has been sentenced to death फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, इसे कहते हैं आईसीटी, द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य जो वो पूरी तरह से क्या हो गया है, मतलब शेक कर चुका है। और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें एक बड़े छात्र विद्रोह के बाद सत्ता से इन्हें हटाया गया था और जिसके कारण इनकी सरकार गिर गई थी, को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं और बात बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो वर्डिक्ट आया है, इसमें इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के माध्यम से आया है और ये एक बहुत ही शक्तिशाली न्यायिक संगठन है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूँगी कि आईसीटी जो है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय शेख हसीना ऑल्सो। इसे शेख हसीना के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था बिकॉज ऑफ, ये हम क्या देख रहे हैं कि पार्लियामेंट यानी संसदीय शक्ति के माध्यम से आईसीटी का गठन हुआ था। और द पर्पस बिहाइंड द स्टैब्लिशमेंट ऑफ आईसीटी, आईसीटी के को स्टैब्लिश करने के पीछे का जो उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि 1973 में, उस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी समस्याएं थी या जो भी इस तरह के मामले या केसेस रह गए थे, उसे देखना। तो आईसीटी ने अब तक ने महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिसमें कि उम्र कैद की सजा भी है। और आईसीटी के दायरे में चाहे वो कोई भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, तो आईसीटी उसे सजा देगा। तो ये जो है आईसीटी के पास क्या है, पावर है। तो इसी के तहत हम क्या देख रहे हैं कि जो आईसीटी ने यहाँ पर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल के मामले में अगर देखा जाए, तो ये हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो है इसने जो है शेख हसीना को इसमें दोषी पाया है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर दो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं।
वो ये हैं, एक बात तो सबसे पहले ये है कि जो लास्ट ईयर जो हंगामा हुआ, लास्ट ईयर जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ, इनका ये कहना है कि जो एविडेंसेस सामने आए हैं वो कहना ये है कि हेलीकॉप्टर से भी क्या हुए हैं, फायरिंग्स करवाए गए हैं। उसके अलावा जो है बड़े स्तर पर जो है स्टूडेंट्स जो हैं और बड़ी संख्या में, एज पर द डेटा, इन्होंने जो डेटा दिया है कि लगभग 1400 लोगों की नृशंस हत्याएं हुई हैं शेख हसीना के नेतृत्व में, जो कि डेटा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर शेख हसीना का ये दावा है कि ये जो इन्होंने, जो आईसीटी ने जो इस तरह से जो अपना जजमेंट दिया है, वो पूरी तरह से क्या एक पक्षीय है और वो जानबूझकर मेरे खिलाफ रची गई एक साजिश है। क्योंकि आईसीटी में जब पूरा मामला चल रहा था तो शेख हसीना ऑलरेडी वहां नहीं है। आपको बता देना चाहती हूं कि शेख हसीना जब लास्ट ईयर तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद चूंकि जो मॉब थी, जो एंगर्ड मॉब थी, वो क्या है, वो पीएम हाउस तक पहुंच चुके थे। तो ऐसे में शेख हसीना वहां से जो है वहां से निकल आई और भारत ने उन्हें, एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शरण के तौर पे वो भारत पहुंची और भारत ने उन्हें सेफ हाउस में रखा है। तो यहाँ पर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आगे आखिर क्या होगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि शेख हसीना यानी एक डोमिनेंट फिगर है इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स में फॉर डिकेड्स, यानी दशकों से अगर देखा जाए तो शेख हसीना का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है बांग्लादेश की राजनीति में, और फाउंड हरसेल्फ एट द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी फॉलोइंग द स्टूडेंट लेड मास प्रोटेस्ट दैट अनफाउंडेड लास्ट ईयर। ये कंट्रोवर्सी में तब घिर गए जब लास्ट ईयर विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट होने लगा, और उस दौरान शेख हसीना जो है वो, उस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो लिए गए एक्शन है उसे माना गया कि ये ह्यूमैनिटी के विरुद्ध लिया गया एक्शन था। These protests escalated into a nationwide uprising, ultimately leading to the collapse of our administration. अब जैसा कि आपने देखा कि इस तरह की सेम घटना नेपाल में भी हुई जेनजेड के द्वारा, या अगर मैं जेनजेड ना भी बोलूं तो एक वर्ड दैट्स इनफ फॉर दैट, कि यूथ्स के द्वारा जो है स्टेप्स लिया गया था। और जिस तरह से नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ आप सबको पता है, लेकिन बांग्लादेश में और भी ज़्यादा क्या था, वहाँ पर कंडीशन जो है स्टूडेंट्स के थ्रू जब वहाँ पर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ तो ये किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा जो है उग्र हो जाएगा, जिसमें कि पीएम को भी यहाँ से जो है देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन लास्टली ये हुआ कि शेख हसीना का जो उस समय जो उनका राजनीतिक परिदृश्य अगर देखा जाए और उस समय के पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बड़े छात्र विद्रोह के बाद सत्ता से हटा दिया गया, और जिसके कारण इनकी सरकार गिर गई थी। इनकी पार्टी का नाम अवामी लीग है, को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा जो दी गई है आईसीटी के द्वारा, वो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो इस प्रकार से अगर हम देखें हम लोग यहाँ पे कि इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, चूंकि ये आपने देखा यहाँ पे The ICT announced the death sentence after months of proceeding. The charges centered around the alleged crimes against humanity committed during the unrest preceding her ouster. अब देखेंगे यहाँ पर कि जो ICT ने यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ये जो अभी जो निर्णय आया है, ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगभग जो है महीनों की कार्रवाई हुई है, और जो है लगभग जो है लगातार इसका प्रोसेस चला और सारे एविडेंसेस जो है ये यहाँ पर दिए गए, और उसके बाद शेख हसीना को मौत की सजा दी गई है। ये आरोप उनके पद से हटने के लिए हुए दंगों के दौरान, चूंकि माना जा रहा है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बेसिकली जो दंगे हुए के दौरान ह्यूमैनिटी के खिलाफ कथित अपराधों से जुड़े हुए थे, जिसमें आप देखेंगे वहां पर कि मोहम्मद यूनुस खान, उनका भी एक स्टेटमेंट आया जो वहां के सलाहकार, उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो किसी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर वो मानवता को जो है मानवता की हत्या कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो वो सबकी नजर में क्या है, एक है, और सबको क्या है यहाँ पर एक जैसे ही क्या मिलेंगी, सजा मिलेंगी। हालांकि अब देखेंगे यहाँ पर जो शेख हसीना है, इनका जो स्टेटमेंट आया है इसके बाद, जो डेथ सेंटेंस के बाद आया गया, इन्होंने साफ साफ कहा है शेख हसीना ने कि मेरे खिलाफ आया ये जो फैसला है ये पूरी तरह से पक्षपाती है और राजनीतिक है, इसमें मेरा पक्ष जो है सुना ही नहीं गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेख हसीना अपने देश में नहीं है, शेख हसीना अभी भारत में जो है राजनीतिक शरण इन्होंने लिया है और यहाँ सेफ हाउस में है, और इसमें इनका ये कहना है कि मेरा पक्ष तो सुना ही नहीं गया, और ट्रिब्यूनल जो है इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे में, यानी कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है
जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार क्या कर रही है, चला रही है, और उसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है, ये गलत है। तो शेख हसीना का ये कहना है कि जो वहां पे गवर्नमेंट अभी है वो गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तो है भी नहीं, ना तो उसके पास जो है जनता का मैंडेट है, उसके बाद भी ये सरकार चला रही है और ये पूरी तरह से बायस्ड है, पूरी तरह से पक्षपात है। इसमें शेख हसीना ने यह भी कहा है कि अगर इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल आप देख रहे हैं कि अगर इसके लिए जो है, जैसे अगर बात करेंगे कि क्या शेख हसीना अगर क्या कर सकती हैं इसके बाद, अगर ये जो फैसला आया है, जो वर्डिक्ट आया है, इसके बाद शेख हसीना के पास कौन से विकल्प बचते हैं। देखिए, इसके लिए शेख हसीना अपर कोर्ट जा सकती हैं, अपर कोर्ट में अपील कर सकती हैं, पर एक समस्या ये है कि शेख हसीना वहां मौजूद नहीं है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जो है कंडीशंस के साथ अगर वो वहां जाती हैं, जैसे कि उनकी पार्टी पर लगा हुआ बैन हटा दिया जाए, दूसरा कि वो जो है उन्हें अपना पक्ष रखने का जो है मौका दिया जाए, तो शायद ऐसी कंडीशन में शेख हसीना जो है, कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं कि तब वो वहां पर पहुंच सकती हैं। लेकिन इन सब के पीछे अभी जो हालात है, जो मैं क्लियर आपको बता देना चाहती हूँ कि शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में है और ऑलरेडी शेख हसीना को बांग्लादेश की आईसीटी ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल ने, मौत की सजा दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों का क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने साफ कह दिया है, भारत से आग्रह किया है कि आप शेख हसीना को क्या करिए, हमारे देश भेजिए। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास क्या विकल्प है, क्योंकि शेख हसीना यहां पर राजनीतिक शरण ली हुई है। तो क्या भारत को शेख हसीना को वापस जो है बांग्लादेश दे देना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी श्योरिटी नहीं है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि जैसा कि पीएम, पूर्व पीएम रही हैं और ये साफ बोल रही हैं कि भाई उनके खिलाफ पूरी तरह से क्या है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और नॉट एवरीथिंग इज इन हर फेवर, सो दैट्स वाई यहाँ पर उनके लिए चीज़ें उनके फेवरेबल नहीं हो सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि शेख हसीना अगर, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव न बढ़े, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेश की बहुत सारी चीज़ों पर निर्भरता भारत पर है, जैसे आपको क्या कहते हैं, ट्रेड में कंटेक्स्ट में देखा जाए, व्यापार के कंटेक्स्ट में, उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि एनर्जी के कंटेक्स्ट में, उसमें भी बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर है। तो ऐसे में जो है क्या, और ख़ास तौर से चूंकि क्या है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या भारत को शेख हसीना को किसी अन्य तीसरे देश को सौंप देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब हम यूके और यूएई की बात कर रहे हैं, अगर वहां शेख हसीना को देने की बात की जाए, तो क्या वो देश तैयार हैं शेख हसीना को अपने देश में बुलाने के लिए। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्या इसमें जो है, क्या क्या हो सकते हैं। यहां मैं उन मुद्दों पे चर्चा कर रही हूं। अब ये भी मामला है कि क्या यूनाइटेड नेशन का जो आईसीसी है, क्या वो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अगर हस्तक्षेप करता है तो उसकी शक्तियां क्या हैं। देखिए, दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आईसीसी है या यूनाइटेड नेशन, इस बात पर कि मानवाधिकार के हनन के संदर्भ में जो बात हो रही है, उसको निष्पक्ष तरीके से एक बार फिर से उसका जांच किया जाए। यानी ये जो अनफेयर ट्रायल लग रहा है, अनफेयर ट्रायल को फिर से एक बार क्या करना चाहिए, क्योंकि जो जिसके ऊपर ये इल्जाम है वो व्यक्ति वहां नहीं है, ना उस व्यक्ति का कोई वकील वहां पर है। तो ऐसे में 100% इस बात की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति के खिलाफ जो है ज्यादा एविडेंसेस रखे जाएंगे। ये जब वो व्यक्ति जिस पे आरोप सिद्ध तय किया गया वो व्यक्ति वहां नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है एविडेंसेस को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। हाँ, तो यूनाइटेड नेशन और आईसीसी के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो वो इस जो डेथ सेंटेंस मिला है कि कहा जाए क्या उसे ये रद्द कर सकता है, ये शक्तियां यूएन के पास नहीं है। मैं आपको क्लियर बता देना चाहती हूं कि यूनाइटेड नेशन का जो आईसीसी है उसके पास ये शक्तियां नहीं है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि एक दबाव बनाया जा सकता है, एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, और उस प्रेशर के माध्यम से ये हो सकता है कि जो शेख हसीना का जो बयान है, उनका जो कहना है कि उन्हें मौका नहीं मिला है एंड दिस इज कंप्लीटली अनफेयर ट्रायल, तो ये जो अनफेयर ट्रायल की बात की जा रही है, ये जो है एक बार फिर से उसे विचार करने का मौका मिल सकता है। एक बार प्रेशर क्रिएट करके एक बार फिर से जो है सारी चीजें देखी जा सकती हैं।
तो ये तो हो गया कि भाई इसमें यूनाइटेड नेशन क्या कर सकता है, जो कि मैंने आपसे यहाँ बताया। अब सवाल ये उठता है कि जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारे संबंध हैं, ऐसे में चूंकि ऑलरेडी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रिटी है किया हुआ, जिसमें कि प्रॉपर वे में ये है, क्लॉज है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको क्या है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, वो उसको क्या कर सकते हैं। होता है कई बार कि जैसे कोई अपराधी मान लीजिए बांग्लादेश का भारत में है, तो ऐसे ट्रीटी है हमारे बीच में कि हम उसे वापस कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्लॉजेज हैं। क्लॉजेज इन द सेंस कि उसमें प्रॉपर वे में ये है कि वो अपराधी पर अगर मान लीजिए इस तरह के, अगर जैसे अगर उसके ऊपर वारंट जारी है, उसे अगर मौत की सजा अगर मिल रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें कुछ क्लॉजेज ये हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। तो शेख हसीना के कंटेक्स्ट में एक मामला जो ये है कि भारत अगर वापस नहीं भेजता है शेख हसीना को, तो प्रॉपर उसमें एक क्लॉजेज में कि ये भी है कि भाई वो मुद्दा पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, और साफ तौर से शेख हसीना का मामला क्या है, पॉलिटिकलाइज्ड तो है, इसमें ना नहीं किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा ये है यहाँ पर कि जो व्यक्ति है, जैसे आपने अभी आपने देखा कि शेख हसीना वहां मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, मामला सामने आया है ना, तो शेख हसीना के वकील वहां पर हैं। तो इस तरह का अनफेयर ट्रायल जो है, ऐसे में ये पूरी तरह से क्या है, ये एक तरफा केस चला अगर ये कहा जाए तो। उसमें प्रॉपर वे में ये भी है कि भाई अगर ह्यूमैनिटी या मानवता की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो शेख हसीना पे जो आरोप लगे हैं, इनमें एक मुद्दा जो सामने निकल के आता है वो ये है कि क्या इसकी फिर से पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, क्या इस पूरे मुद्दे को फिर से रीओपन करने की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर जो है ये पूरा मामला जो चल रहा है, तो क्या यहाँ पर जो एविडेंसेस हैं उसे फिर से क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें जो पूरा मामला है, जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पर कि जो है कि भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में, चूंकि अब सबकी निगाहें क्या है, भारत पर हैं, क्योंकि शेख हसीना कहाँ है, भारत में है। तो क्या शेख हसीना जो है, तो जो मैंने आपसे बताया कि जो ट्रीटी हमारे और भारत बांग्लादेश के बीच में है, तो ऐसे में क्या क्या वहाँ पे कंडीशंस हो सकते हैं। तो देखिए जो कंडीशंस निकल के सामने आ रहे हैं वो अब देखा जाएगा कि इसमें क्या जो है निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि इतना तय है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, और भारत कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश से संबंध खराब हो, या बांग्लादेश कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत से संबंध खराब हो, क्योंकि सभी को एक दूसरे की क्या है, ज़रूरत है। लेकिन अब इसमें जैसा कि इस बीच में आपने देखा है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है किधर, अब चाइना और पाकिस्तान की तरफ। तो ऐसा कंडीशन क्रिएट ना हो, ऐसे कंडीशन क्रिएट ना हो कि वहां पर जो है हमारे खिलाफ जो है वो एक जो है माहौल बनाना शुरू कर दे। तो ऐसे में ज़रूरी क्या है, ऐसे में ज़रूरी ये है कि राजनीतिक तरीके से, एक डिप्लोमेटिक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है हमें लगता है कि ये मामला सुलझाया जाएगा। और चूंकि भारत यहाँ पर है, तो भारत बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही बैलेंस्ड वे में कोई ना कोई निर्णय भारत के द्वारा लिया जाएगा शेख हसीना के संदर्भ में। रही बात ये कि चूंकि मैंने आपसे बताया कि क्या है, बिल्कुल हम क्या है, बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, तो ऐसे में चाहे जैसे ऑलरेडी बांग्लादेश की निर्भरता भारत पे काफ़ी ज़्यादा है, भारत जैसे शक्तिशाली देश के साथ बांग्लादेश कभी भी अपना खराब नहीं करना चाहेगा कि उसके संबंध खराब हो, ये कभी भी ये खराब हो जाए ऐसा जो है आगे संभावना कम है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि हमारे पास जो है ऑलरेडी हम देखेंगे कि हमारी सरकार जो है समय समय पर बहुत ही सराहनीय जो है स्टेप लिया गया है, और आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि एक बहुत ही बेहतर जो है डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, तो ये तो था कि भारत के संदर्भ में कि भारत के द्वारा क्या यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो अब शेख हसीना इसमें क्या कर सकती हैं, है ना, क्योंकि उनका स्टेटमेंट साफ तौर से आ गया कि जो भी यहाँ पर जजमेंट आया दैट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर ट्रायल, उनके अकॉर्डिंग कि ये बिल्कुल भी अनफेयर है। और वहाँ पर जो एविडेंसेस बता रहे हैं कि इन्होंने जो है बड़े लेवल पर क्या किया है कि इनके द्वारा, इनकी सरकार में, इनके आदेश के द्वारा जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हत्याएं हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं।
तो अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि इनके आफ्टर द रिमूवल from office and interim administration headed by Mohammad Yunus took control, and the verdict has intensified debates over whether the judiciary maintained independence during the politically जो है volatile period। क्या अब सवाल ये हटता उठता है कि इनके पद से हटने के बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में चूंकि एक अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली है, जिस पर शेख हसीना का स्टेटमेंट भी आया है कि ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, न तो जो सरकार चल रही है उसके पास जनता का मैंडेट है। ऐसे में ये कैसे हमारे हित के लिए या कैसे मेरे लिए ये जजमेंट लेकर के आ रहे हैं, ये शेख हसीना का यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो अब सवाल उठता है कि इस फैसले ने इस बात पर बहुत बहस को तेज कर दिया है कि क्या राजनीतिक रूप से अस्थिर दौर, चूंकि ये दौर बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर रहा है, अनस्टेबल रहा है यहाँ पर, तो क्या राजनीतिक रूप से अस्थिर दौर में न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब के बावजूद क्या वास्तव में यहाँ पर कंडीशन बहुत मतलब यहाँ की जो जुडिशियरी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी, पूरी तरह से अनबायस्ड थी, और तब जाकर के ये डिसीजन आया है। सो इज इट ट्रू और नॉट, ये बहुत बड़ी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है, क्योंकि जिसके ऊपर यहाँ पे ये चार्जेस लगे शेख हसीना, वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद नहीं थी। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि मैंने आपसे बताया कि जो ट्रिब्यूनल है यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो क्योंकि इसे आईसीटी को इस्टेब्लिश ही शेख हसीना ने किया था, और 2010 में क्या हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था, और 1971 में विशेषकर जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए जो वॉर क्राइम्स हुए थे और नरसंहार जैसे मामलों की जांच के संदर्भ में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। अब ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए जब 1973 में कानून बनाया गया था, लेकिन दशकों तक चूंकि ये रुका रहा, उसके बाद 2010 में शेख हसीना जब आई तो उन्होंने क्या किया कि इसे फिर से क्या किया, एस्टैब्लिश किया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आईसीटी के बारे में है। अब देखिए यहाँ पर जो मानवता के खिलाफ अपराध की बात आ रही है, जो कि आईसीटी ने कहा है, जिसमें कि इसमें ये कहा गया कि आंदोलन को रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार जो है न कि एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों, जिसके पास कोई वेपन्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर फायरिंग की, और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए गए हैं, ये आरोप लगे हैं इनके ऊपर। उसके अलावा इनका ये भी कहना है कि लीथल फोर्स का क्या किया गया था, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को जो है यहाँ पर लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया गया, जिससे जो स्टूडेंट है वो अबू सईद की इसमें हत्या हुई। और उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, चांदखार पुल में नरसंहार हुआ, ये इसमें जो बातें निकल के आई हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे अनफोर्स जो है डिसअपियरेंस के बारे में सैकड़ों लोगों का अपहरण हुआ और वो अचानक से गायब हो गए, ये बातें निकल के आई। और उसके अलावा यहाँ पर जो चार्जशीट जो यहाँ पे जारी किया गया या चार्जशीट किया गया कि जिसमें 5 मुख्य चार्ज जो थे जिसमें फ्रेम किए गए, जैसे कि प्रोसिक्यूटर ने हसीना को इसमें बताया कि शेख हसीना ही इस पूरे के पूरे मामले की, चूंकि मैंने बताया कि 5 मुख्य चार्जेस लगाए गए हैं जिसमें कि मानवता की हत्या की बात की गई है। तो इसमें विशेषकर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें शेख हसीना को मास्टरमाइंड बताया गया है इस पूरे मामले का, और जांच एजेंसियों पर दबाव और कोर्ट पर दबाव और करप्शन वगैरह के भी क्या है यहाँ पर मामले आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कि ये सारी बातें जो हैं शेख हसीना पर जो है इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और आने वाले समय में अब ये महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आईसीटी के इस जजमेंट के बाद क्या होगा आगे, क्योंकि जो सह आरोपी रहे हैं इनके साथ शेख हसीना के साथ, इनका नाम है, जो कि यहाँ के पूर्व गृह मंत्री थे, इनका नाम है असदुज्जमा खान कमाल, जो कि वो भी अभी भारत में हैं, और पूर्व आईजीपी जो चौधरी अब्दुल्ला अल मामून जो कि राज्य गवाह बने थे यहाँ पर। तो सबूत और गवाह ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दी गई, और उसी के बेस पर जो है आईसीटी ने यहाँ पर अपना निर्णय दिया है। लेकिन अभी सवाल इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये अनफेयर ट्रायल है या नहीं है, और इस केस में और इस तरह की कंडीशन में शेख हसीना क्या निर्णय लेंगी। लेकिन हालांकि उनका स्टेटमेंट पूरी तरह से क्लियर आ चुका है कि ये पूरी तरह से फेयर नहीं है। तो बांग्लादेश में अभी ये पूरी तरह से क्या राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा है, और ऐसे में ये जजमेंट आना और भी ज़्यादा क्या है यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो को और भी क्या कर रहा है, वो जो है बना देता है। तो आइए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या डिसीजन लिया जाएगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बांग्लादेश पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ डियर ऑल स्टूडेंट आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।